कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, और जिसे लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके साथ। मैं हूं आपके साथ अरविंद और मैं हूं आपके साथ नीलम। नीलम, जिंदगी में मिठास बहुत जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। सुबह उठते ही हम सबको जैसे चाय का ख्याल आता है। जी हाँ, यानी शुरुआत जिनकी चाय से होती है, कॉफी से होती है। कुछ लोग चाय चीनी की भी पीते हैं और कुछ लोग गुड़ की भी पीते हैं। जी हाँ, गुड़ की भी पीते हैं, और यानी मिठास की हम बात कर रहे हैं। तो सोचिए, अगर आपकी सुबह में अगर मिठास ना हो तो आपका दिन कहीं ना कहीं अजीब सा शुरू होता है। तो सोचिए, वहीं अगर जो किसान उस मिठास को आप तक पहुंचाता है, उसकी फसल में जरा सा भी हो जाए तो कितना नुकसान होता है। तो हम बात कर रहे हैं गन्ने की, और गन्ने से जो मिठास मिलती है वो हम सबके घरों तक पहुंचती है, और घरों से हम सबके कप में, प्याली में या मिठाइयों में पहुंचती है। जी हाँ, तो इसलिए गन्ने की जो फसल है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हम सभी के जीवन में भी, और जो उसको उगाता है, जिस किसान ने वो फसल लगाई, उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो गन्ने की फसल है उसमें लगभग 100 से ज्यादा बीमारियां लग सकती हैं। तो जहां बीमारियों की संख्या इतनी है कि आप उनको याद ना रख सकें, उनको गिन ना सकें, उन बीमारियों से बचाना कितना मुश्किल होता होगा एक किसान के लिए। अगर गन्ने की फसल में बीमारियां लगती हैं तो उनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? जी हाँ, ये बहुत जरूरी है ताकि उनकी जो फसल है वो बर्बाद ना हो, और इसीलिए आज हम ये विषय आपके लिए लेकर आए हैं, गन्ने की प्रमुख बीमारियां। तो किस तरह की बीमारियां गन्ने की फसल में लग सकती हैं, किस तरह से आपको उनको बचाना है, कैसे अपनी फसल को और बेहतर करना है, और जिन रसायनों का आप इस्तेमाल करेंगे उन बीमारी से बचाने के लिए, उनकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और उसकी विधि क्या होनी चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे। इसी विषय पर हमने बातचीत की विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार तिवारी से। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। किसान की बात कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रीति, हमेशा की तरह। और जनवरी का महीना है और आपको अपने गन्ने को बिल्कुल ध्यान से रखना है। आप सोच रहे होंगे, और हम भी इस विषय पर सोच रहे हैं, तो हमने आज पहली बार स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अजय कुमार तिवारी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और आपका छोटा सा परिचय जो हम अपने किसान भाइयों को देना चाहेंगे। आप वैज्ञानिक अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में है, और फिलहाल हमारे साथ गोल्ड के स्टूडियो में है। और गन्ने की जब बात करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो परेशान करती हैं, तो प्रमुख बीमारियों पे आज चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जब गन्ने की बीमारियों की बात की जाती है तो अपने देश में लगभग 100 बीमारियां ऐसी हैं जो गन्ने की फसल को पूरे वर्ष पर प्रभावित करती हैं। कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो कि फंगस से काज करती हैं, कुछ वायरस से होती हैं, कुछ फाइटोप्लाज्मा से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं। जब फंगल बीमारियों की बात हम करते हैं तो सबसे प्रमुख बीमारी हमारी आती है रेड रॉट, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। उसके बाद फंगस से ही होती है विल्ट होती है, स्मट होता है, पाइनएप्पल डिजीज होती है, पुक्का बोइंग होती है। जब वायरल डिजीज की बात करते हैं हम तो येलो लीफ डिजीज सबसे प्रमुख बीमारी जिसमें जो है जिससे नुकसान होता है। जब फाइटोप्लाज्मा डिजीज की बात करते हैं हम तो उसमें ग्रासिस डिजीज है जो कि बहुत प्रमुख रूप से है, और इसका विस्तार काफी हुआ है पिछले 12 से 15 सालों में। और जब हम बैक्टीरियल डिजीज की बात करते हैं तो लीफ स्कॉल डिजीज, रेड स्ट्राइप डिजीज और RSG डिजीज, ये हमारी प्रमुख बीमारियां हैं। तो गन्ने में चूंकि इस समय गन्ना जम चुका है, बढ़वार की स्थिति में गन्ना है, तो इस समय गन्ने में जो बीमारी देखने को मिल सकती है वो है GSD, जो कि कभी कभी अगर संक्रमित बीज आपने लगाया है, किसान ने नहीं ध्यान दिया, किसान बंधुओं ने, और अगर संक्रमित बीज की बुआई की है तो उसमें ये बीमारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पाइनएप्पल डिजीज ऐसी है जो कि बढ़वार के समय दिखाई देती है। तो अगर ये बीमारियां दिखाई देती है, इनकी प्रमुख पहचान क्या है GSD की, उसमें पत्तियां व्हाइट कलर की दिखाई देंगी। तो थोड़े दिन उसको वॉच करिए, अगर पत्तियां ग्रीन टर्न में नहीं कन्वर्ट होती हैं तो आप उसकी रोगिंग कर दीजिए। ये इसकी प्रमुख पहचान है। इसके अलावा आपको LSD भी दिखाई दे सकती है इस स्टेज में। इसमें क्या होता है कि व्हाइट पेंसिल लाइन जो है आपके पत्तियों के बीच में दिखाई देगी। ये जो व्हाइट पेंसिल लाइन है ये धीरे धीरे चौड़ी होती जाएगी, तो ये इसकी प्रमुख पहचान है। कई बार ऐसा होता है कि हम इसको समझते हैं कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, यही मानना हम लोग का भी था, लेकिन पिछले कुछ समय में जो शोध हुए उसमें देखने को ये मिला है कि अधिकांश जगहों पे LSD अपने पांव पसार रही है, तो इसे सतर्क रहने की जरूरत है। तो मैंने आपको बताया रेड रॉट, विल्ट, स्मट, पाइनएप्पल डिजीज, उसके अलावा GSD और LSD एंड रेड स्ट्राइप, इन बीमारियों को ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारी बीमारियां आपने बता दी है, लेकिन एक जो मुझे याद आ रही है जो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है और अगर थोड़ा सा ध्यान ना रखे तो होता है, उसको कहते हैं गन्ने का कैंसर। तो ये कैसे पहचाने और कैसे इसका नियंत्रण? जैसे मैंने बताया कि सबसे प्रमुख रोग गन्ने का रेड रॉट जो है, इसे गन्ने कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर नाम इसलिए दिया गया, कहा जाता है, हाँ इसीलिए दिया गया नाम इसको कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसके लिए शुरू में सावधानी बरतनी पड़ती है कि हम अच्छे बीज का चुनाव करें, हम अपने मृदा का जो उपचार करें,
हैं। मृदा के उपचार से मतलब कि आप उसमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें, ताकि अगर भूमि में संक्रमण है तो ये बीज में आपके संक्रमण को आने नहीं देगा और इससे क्या होगा कि गन्ना आपका स्वस्थ रहेगा। अब अगर गन्ना आपका बढ़वार की स्थिति में है, मई जून में ज्यादातर इसके संक्रमण दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे इसके सिम्टम दिखाई देते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख सिम्टम ये होता है कि गन्ने की तीसरी और चौथी पत्ती, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि तीसरी और चौथी पत्ती ये पीली पड़ती है। उसके बाद सारी पत्तियां पीली पड़ेंगी, सूख जाएंगी और पूरा गन्ना आपका सूख जाएगा। कोई बीमारी गन्ने की होती है तो पत्तियों पे प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए मैंने तीसरी चौथी पत्ती की बात की कि इसमें इसका प्रमुख पहचान है। इसके अलावा आपको और कंफर्म करना है कि ये रेड राट ही है कि नहीं है, तो आप गन्ने को गांठों से तोड़िए, खट से आवाज आएगी, गन्ना आसानी से टूट जाएगा अगर ये बीमारी है। हाँ, और कंफर्म करना है आपको तो गन्ने को बीज से फाड़िए, तो उसमें आपको लाल लाल सफेद सफेद धब्बे दिखाई देंगे और आपको अल्कोहल की स्मेल आएगी। अब आप कंफर्म है कि आपके खेत में रेड राट आ चुका है। अब आप करें क्या, रेड राट आ गया है तो इसके लिए आप पहले तो अपने खेतों की मेड़बंदी कराइए, ताकि आपके खेत का पानी आपके पड़ोसी खेत में न जाने पाए। और वैसे भी खेत में मेड़बंदी रखनी चाहिए, ताकि अगर आपके पड़ोसी खेत में बीमारी है तो उसके तो वो इधर आ जाएगी। हाँ, तो मेड़बंदी तो होनी ही चाहिए। दूसरा, मेड़बंदी का ये भी फायदा है कि आप जो पानी जो है वो आपके खेत में रहकर रुकेगा। और दूसरा क्या करेंगे, आप उसको रोग आउट करेंगे, उसको उखाड़ के कलम को फेंक देंगे और जहाँ से उखाड़ा आपने वहाँ ब्लीचिंग पाउडर थोड़ा डाल देंगे। और तीसरा, उस खेत से अब आप बीज के रूप में गन्ने को नहीं लेंगे, आप उस पूरे खेत को गन्ने को मिल सप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा कई कृषक बंधु ऐसा भी कहते हैं कि साहब हमारे गन्ने में तो एक ही गन्ने में आया तो बाकी तो सब ठीक ही है, लेकिन नहीं, चूंकि वो भूमि के माध्यम से और भी गन्नों में सॉइल के माध्यम से फैलने की संभावना उसकी है, इसलिए हम प्रयास करते हैं। और सीड सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि अगर पूरे खेत में एक भी गन्ने में है तो ये 0 टॉलरेंस वाली है, इसमें आप इसको बीज के रूप में नहीं लेते हैं। तो ये सब रही रेड राट के बारे में बात। और अगर हम ये सोचे कि बीमारी गन्ने में आई ही ना, तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? मैंने शुरू में बताया कि अगर हम बचाव कर लेते हैं तो अच्छी बात क्या होगी। तो सबसे पहला तो हम अच्छे बीज का चुनाव करें। अब अच्छे बीज की पहचान क्या होती है? पहला, गन्ना जो है कम आयु का हो, 10 से 12 माह का हो। उसके अलावा गन्ने की आंखें ना खराब हो, गन्ने में किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। कौन कौन सी बीमारियां रहें तो गन्ना ना ले, कौन कौन सी ना रहे तो आप ले सकते हैं। उसमें ऐसा है कि अगर रेड राट है तो आप गन्ने को बिल्कुल नहीं लेंगे, वो तो कैंसर ही हो गया जी। अगर विल्ट है 0.01% अलाउड है, वो स्मट है 0.01% अलाउड है, जीएसडी है नॉट अलाउड। ओके, अगर इसके अलावा माइनर डिजीज है, पोखा बोइंग है और किसी गन्ने में पाइनएप्पल है या और छोटी मोटी बीमारियां अगर हैं तो उसमें ले सकते हैं, बीज के रूप में ले सकते हैं। दूसरी बात, आप अपने भूमि का उपचार करें। अगर आपके क्षेत्र में बीमारी दिख रही है, रेड राट या किसी और प्रकार की बीमारी जो भूमि से संक्रमित होती है, तो अपने सॉइल का उपचार अवश्य करें। सॉइल का सबसे अच्छा उपचार ये है कि आप ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। आप किसी केमिकल की तरफ मत जाएं। ट्राइकोडर्मा को आप 20 kg प्रति हेक्टेयर की इसको सड़ी हुई गोबर में आप इसको मिक्स कर लेंगे और अपने खेतों की तैयारी के समय इसको आप डाल देंगे। उसके बाद गन्ने की बुआई कर देंगे। इससे क्या होगा, जो फफूंद से जनित बीमारियां हैं वो आपके गन्ने में नहीं आएंगी। तो सबसे आसान ये उपाय है। और अभी आप पोक्का बोइंग के बारे में जिक्र कर रहे थे, इस बीमारी के बारे में। अगर ये प्रकोप होता है, जैसे काफी देखा जा रहा है, तो कैसे, मतलब पहचान क्या है इसकी पोक्का बोइंग की? पोक्का बोइंग कैसा है, पहले माइनर कैटेगरी में आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर, तो ये बहुत तेज से स्प्रेड हो गई है। इसकी सबसे प्रमुख पहचान जो इसकी लेटेस्ट स्टेज में आती है वो है कि गन्ने की सारी पत्तियां गिर जाती हैं, गन्ना केवल ठूंठ खड़ा रहता है। तो इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसमें अगर ये दिखाई देती तो आप कोई भी फंजीसाइड जो है 0.1%, खासतौर से बावास्टीन 0.1% का आप छिड़काव कर दें। कई बार ऐसा होता है कि सीवियरिटी ज्यादा होती है बीमारी की, तो एक बार के छिड़काव में आप उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आप 15 दिन के अंदर 2 बार अगर छिड़काव कर देते हैं तो निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगा ये, और आप इस गन्ने को आगे ले सकते हैं। एक जीएसडी के बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, हम चाह रहे थे उसके बारे में। हाँ, जीएसडी ऐसा है कि मैंने बताया कि पिछले 15 सालों में इसका स्प्रेड बहुत तेजी से हुआ है, और लेकिन अब किसान बंधु जानने लगे इस बारे में। दिल्ली एनसीआर में इसका है, देखा गया, पूरे यूपी में दिखने को मिला है, महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और बात करूं मैं तो इस पे बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है एशियन कंट्री में, लाइक वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, श्रीलंका हुआ, तो वहाँ इसका प्रकोप काफी है। और अपने यहाँ भी व्हाइट लीफ डिजीज के रूप में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि 3 तरीके से गन्ने में आती है। प्रारंभिक अवस्था में आएगी तो पत्तियां दूधिया कलर की हो जाती हैं। उसके बाद अगर कभी कभी होता है कि पत्तियां हरी ही रहती हैं और बिल्कुल झाड़ी नुमा होती हैं, और गन्ना लेकिन उसमें नहीं बनता है। और अगर गन्ना बन भी गया तो सिंगल केन बनेगा, उसकी भी ग्रोथ बहुत कम रहेगी। और अगर फाइनल स्टेज में आता है, जब गन्ना मेच्योर होता है, तो उसमें क्या होता है, येलो लीफ के नाम से आता है। उसमें क्या होता है, पत्तियों का मध्य सिरा बिल्कुल पीला हो जाता है। गन्ने में लगभग 20 से 25% का उसमें क्वांटिटिव लॉसेस उसमें होते हैं। तो अगर आपका लेटेस्ट स्टेज में आया है तो आप गन्ने को उखाड़ के फेंकना कोई बुद्धिमानी का काम है नहीं, तो उसको आप चीनी मिल में सप्लाई कर दीजिए, या उस गन्ने को अगर आप बीज के रूप में लेना चाहते हैं तो आप गर्म जल शोधन का प्रयोग करिए। और अगर आपका प्राइमरी स्टेज में आया है तो आपको रोग आउट कराना पड़ेगा। जी, तो मुझे लगता है कि काफी विस्तार से हमने जानकारी ले ली है, और आप स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका। धन्यवाद। और अब प्रीति आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार।
गन्ने की प्रमुख बीमारियां, इस विषय पर अभी आपने बातचीत सुनी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अजय कुमार तिवारी। तो दोस्तों, आपने जाना कि कितनी तरह की बीमारियां होती हैं और कितना मुश्किल हो जाता है किसान के लिए इनसे जूझना अपनी फसल को बचाने के लिए। तो जो 1 चम्मच चीनी आपकी सुबह प्याली में जाती है, उसको बचाने के लिए किसान कितनी मेहनत करता है, ये अब आप जान ही गए होंगे। उम्मीद है कि किसानों को भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी इस संबंध में कि किस तरह से वो अपनी फसल को और बेहतर कर सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। तो नीलम, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चीनी की बात हुई है, मिठास की बात हुई है, मिठाइयों की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको और आगे ले जाएं और एक और रंग जोड़ें उसमें खुशियों का, वो होता है हमारे लोकगीत। इसी क्रम में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक हरियाणवी लोकगीत। खेता में हरियाली छाई, खेता में हरियाली छाई, बरस घटा घन घोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों। बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर। चमक दामनी झूम कामनी, हृदय करे पुकार, ओ हृदय करे पुकार। प्रकृति ने रूप निखारा, आए बरखा बहार, हो आए बरखा बहार। उमड़ घुमड़ के छाई बादली, ओ उमड़ घुमड़ के छाई बादली, उठे प्रेम हिलोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों। बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर। नवयौवना झूला झूले, गावे खुशी के गीत, हो गावे खुशी के गीत। हरियाली तीजों की मस्ती, समझ गए मन मीत, हो समझ गए मन मीत। लाई है लहलाती फसलें, हो लाई है लहलाती फसलें, खुशियों की नई भोर, धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों। बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर, बागा में नाचे मोर, भड़के ने जित के चोर। दादुर मोर पपीहा कोयल, बैठे अम्बवा की डाल, ओ बैठे अम्बवा की डाल। सामन के उत्सव की बेला, मौसम बड़ा कमाल, हो मौसम बड़ा कमाल। मन के कमल की खिली पंखुड़ी, मन
के कमल की खिली पंखुड़ी भंवरे करते शोर धरती ने सिंगार करया खुशहाली चारों ओर। बागा में नाचे मोर भड़के ने चित के चोर बागा में नाचे मोर भड़के ने चित के चोर। अभी आपने सुना ये खूबसूरत सा हरियाणवी लोकगीत और कार्यक्रम को बढ़ाते हैं और सुनते हैं आप ही की बात, यानी कि हमारे किसान मित्र से हुई ये बातचीत। और अब किसान की बात हम सब के साथ। नमस्कार, आप इस समय जुड़े हुए हैं कार्यक्रम किसान की बात के साथ। मैं संध्या गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ और मेरे साथ इस समय एक महिला किसान, नाम है इनका बाला देवी। नमस्कार बाला जी। नमस्कार जी। बाला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बाला जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि खेती की शुरुआत आपने कब से कर दी? खेती की शुरुआत तो ये है कि पहले से ही हम किसान हैं। पापा मम्मी किसान थे, तो हमने 8-10 साल की उम्र में ही खेती में देखा हमने पापा मम्मी कैसे काम करते हैं, कैसे जाते हैं, हम भी उनके साथ ही करने लगे थोड़ा थोड़ा। मतलब कि जब आँख खोली थी हाँ। तो वो खेत की मिट्टी जो है हाँ। जभी से दिखनी शुरू हो गई थी। जमीन कहाँ है आपकी? जमीन ये दिल्ली में है, ये बुराड़ी के पास गांव है हमारा, वहाँ पे हमारी 5 एकड़ जमीन है। अच्छा, करीब करीब ये कितने बीघा जमीन आपकी? ये 25 बीघे जमीन है। अच्छा, 25 बीघे जमीन है। तो इस 25 बीघे जमीन पर आप कौन कौन सी फसल जो है वो उत्पादित करती हैं, बोती हैं? जैसे ही मौसम की जो फसल होती है वही करते हैं। हमारे पापा तो किसान है, तो जो भी फसल टाइम का होता है वही करते हैं। जैसे आजकल मूली है, सलगम है, मेथी है, सरसों है, अब ये चल रहा है। अच्छा, जैसे शलगम है, शकरकंदी है, हाँ जी। इस तरीके की जो जड़ वाली फसल है जो मिट्टी के अंदर में चली जाती है, वो वाली फसल आपके यहाँ पर ज्यादा होती है। इसके लिए कैसी मिट्टी की बालाजी इसमें जरूरत थोड़ी होती सी है? ज्यादा रेतली भी नहीं चाहिए, ज्यादा चिकनी भी नहीं चाहिए। इसमें दोनों तरह की मिट्टी होनी चाहिए कि ज्यादातर नीचे जाती है, मूली लंबी हो जाती है, शकरकंदी लंबी होती है, उसको गोल गोल पुट्ठे बना के ऊपर लगाते हैं, फिर वो नीचे चली जाती है। तो दोमट मिट्टी जरूर चाहिए इसके लिए। अगर मिट्टी थोड़ी सी दूसरी तरीके की होगी तो उसमें ये हाँ, फसल उसमें जो है ये उत्पादित चिकनी नहीं मिट्टी होगी। में नहीं जाएगा अंदर के। ये जड़े वाली सब्जियां होती हैं, अंदर वाली होती है, इनको दोमट मिट्टी चाहिए। अच्छा, ये जो अंदर वाली जो आपने ये पैदावार बताई है, इसके अलावा आप जैसे महिला हैं तो महिलाओं को ज्यादातर हमने देखा है और सुना भी ऐसा कि इनकी सब्जियां बोने में ज्यादा रुचि होती है। हाँ, इसमें यही है कि सब्जी जैसे मूली है 40 दिन में तैयार हो जाती है, मेथी 40 दिन में तैयार हो जाती है, तो इनको इसमें बेचने में जल्दी पैसा आ जाता है। तो बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, तो इसमें बहुत सारा मिल जाता है। अच्छा, अब जैसे एक बार आपने मूली निकाल ली, हाँ जी, है ना, आलू निकाल लिया, तो इसके बाद आप क्या दोबारा भी बुवाई कर लेती हाँ, हैं? मूली 40 दिन में तैयार हो जाती है, मेथी है, पालक है, ये इसको हम दोबारा बोते हैं, फिर 2-3 दिन फसल ले लेते हैं। उसके लिए क्या मिट्टी का आपको थोड़ा सा अल्टा पल्टी करनी पड़ती है? नहीं, उसको तो बस थोड़ा सा निकाल के उसको जड़ से और फिर दोबारा से उसे नराई करके दोबारा उसको बीज रोपण कर देते हैं, एकदम दोबारा हो जाती है वो। उसमें ज्यादा तो इस मेहनत नहीं। प्रक्रिया में कितना समय लग जाता है? उसमें वही 40 दिन में फिर दोबारा तैयार हो जाएगी। और जो मिट्टी की उल्टा पल्टी करी, थोड़ा सा उसकी निराई गुड़ाई करी, हाँ। तो उसमें करीब 1-2 दिन लग जाते हैं आपके? हाँ, बस 1-2 दिन ही उसको आ जाती है, दोबारा ही उसमें नराई करके दोबारा बीज डाल देते हैं। अच्छा, इसमें किस तरीके के खाद का आप प्रयोग करती हैं? ये और इसमें ज्यादातर तो गोबर के खाद का, नीचे तो गोबर ही करते हैं, लेकिन जब ऊपर आते हैं थोड़ा यूरिया का भी करते हैं। इसमें यूरिया से जल्दी आ जाते हैं, 40 दिन में तैयार हो जाता है। जैसे आपके पास तो पशु भी होंगे, हाँ जी। तो अगर उस तरीके के खाद का अगर प्रयोग करेंगी तो खेती का जो उत्पादन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्या? नहीं, जो जल्दी के लिए करते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, जो 40 दिन में तैयार होती है। गोबर का तो जो नीचे होते हैं उससे उपजाऊ हो जाती है जमीन, जल्दी जम जाती है, लेकिन जो लहराती खेती होती है वो थोड़ा सा यूरिया से बनावटी, उससे जल्दी हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा, अब जैसे सर्दी का मौसम है और ये सारी आपने सर्दी की फसलें बताई, सारी सर्दी की सब्जियां हैं। सर्दी का समय होता है जब उसमें ओस भी पड़ती है, कोहरा भी हो जाता है, पाला भी पड़ जाता है, इससे फसल को कितना नुकसान होता है? ये जो ओस है ये तो बहुत फायदेमंद होती है, और ये जो कोहरा कहते हैं ये भी अच्छा, लेकिन जो पाला पड़ता है वो जैसे टमाटर की फसल है वो बिल्कुल खराब हो जाती है, ऊपर से बिल्कुल गल जाएगा, वो बर्फ सी जम जाती है। लेकिन जो गेहूं की फसल है उसमें पाला बहुत फायदेमंद होता है, उसमें तो खाद की तरह लगता है। ये सरसों है जैसा, उसमें भी थोड़ी सी नुकसान हो जाएगा, फलरी होगी, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन पालक को और टमाटर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है पाले से। अच्छा, आप ये बताइए बालाजी, किसान बेटी हो, खेत में जब निराई और गुराई होती है तो उसमें कितना काम कर लेती हो?
नहीं, ये तो हम बचपन से ही करते आए हैं, बहुत काम करते थे उसमें, तो सभी करते थे और एंजॉय करते थे खूब। जैसे पढ़ते भी थे, हम पढ़े लिखे किसान भी है, बच्चे भी हमारे पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे, लेकिन संडे के दिन जाके सब मजे से करते थे और बहुत अच्छा लगता था। तो ये आपके लिए एक मनोरंजन का स्रोत भी है। स्रोत भी है। और पीछे से मम्मी खाना लेके आते, खेतों में खाते थे तो वो बहुत अच्छा लगता था। शुद्ध हवा लेते थे, शुद्ध पानी, शुद्ध सब्जियां, तो बहुत अच्छा लगता था। इसमें जैसे मूली है, मेथी है, पालक है, गोभी है, इनमें निराई गुराई ज्यादा करनी पड़ती है। हाँ, इनकी थोड़ी सी निराई तो करनी पड़ती है। और पानी की क्या व्यवस्था है सिंचाई पानी के लिए? तो आजकल कोई दिक्कत नहीं है, जगह जगह पर ट्वेल लगा दिए हैं। पहले पानी की दिक्कत होती थी, बारिश के भरोसे रहते थे, अब बारिश की कोई इतनी नहीं है, लेकिन ट्वेल बहुत अच्छे हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एक किसान। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पवन कल्याण, गांव कुटेल, जिला करनाल। आप किन किन चीज़ों की खेती करते हैं? हम सबसे ज़्यादा तो धान की, जीरी की और गेहूं की। सब्जियों में गोभी, धनिया, मक्का और बीच बीच में जैसे कुछ 1-2 एकड़ 4 एकड़ में धनिया लगाया हुआ है, वो भी अपना साथ साथ में चला हुआ है। आप कब से खेती कर रहे हैं? बचपन से खेती करे जी, हमारे माँ बाप ने भी खेती करी, हम भी किसान के बेटे हैं जी। और आपके परिवार में और कितने लोग हैं जो खेती करते हैं? हमारे फादर एक अकेले थे, 2 भाई हैं जी हम। 62 एकड़ जमीन है, 300 बीघे लगभग, तो शुरू से खेती करते हैं जी। हाँ। तो साल भर में आप जैसे कि बताते हैं कि आप कई चीज़ों की खेती करते हैं, सब्जियों की भी खेती करते हैं और धान की भी खेती करते हैं, जीरे की भी करते हैं। ऑलमोस्ट तो 2 ही फसल होती है, गेहूं की, जीरे की। इन बिटवीन 2-4 किले रख लेते हैं। सर्दियों में भी ये धनिया लगा लिया, गोभी लगा ली, प्याज लगा लिया, टमाटर लगा लिए। ऐसे ही गेहूं उठाने के बाद धनिया लगा लिया, मक्का लगा लिया, यानी ऑलमोस्ट लगभग यही खेती होती है। तो कितनी फसल उत्पादित हो जाती है आपके पास? बस पर एकड़ के हिसाब से, जैसे जीरी में आपके पर एकड़ के हिसाब से, और गेहूं पिछले साल ये 25 क्विंटल 26 क्विंटल भी निकली है। भाई छमाही में 2 प्लान से काफी बढ़िया। तो फसल को बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? ना, कोई दिक्कत नहीं। हमारी मार्केटिंग बहुत बढ़िया, गोरंडा मंडी भी है और करनाल भी मंडी है, 2 स्टेशन बहुत बढ़िया, दोनों में बराबर पड़ते हैं। फसल का पूरा रेट मिल जाता है? पूरा रेट मिलता है। सब्जियों को बेचने के लिए भी आप बाजार का रुख करते हैं या फिर आसपास के लोग ये ले जाते हैं? नहीं, वो मंडी करनाल भी है, पानीपत भी है, गोरंडा भी है, जैसा भाव होता है दिल्ली भी चले जाती है। जो मार्केट रेट है उसी हिसाब से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो है मौसम के हिसाब से फसल ठीक ठाक रहती है। तो पानी जो है जमीन से ज्यादा इस्तेमाल होता है या बरसात के ऊपर निर्भर है? नहीं, बिल्कुल ट्यूबवेल से ज्यादा पानी है। कोई नहरी महकमा नहीं है, ना कोई नदी है, ओनली फॉर ट्यूबवेल कनेक्शन। अच्छा, मवेशी जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, क्या ये भी पालते हैं? हाँ, बिल्कुल, मेरे पास भी है। तो कितना पशुधन है आपके? मेरे पास 6 भैंस है, 2 गायें हैं। किसान का तो काम है डंगरों को रखना शुरू से ही, तो मैंने भी अपना शौक पड़ा रखा है शुरू से ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि खेती मुनाफे का सौदा है या नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, खेती मुनाफे का सौदा है, लेकिन अपने हाथ से काम करने वाले नहीं होंगे। अगर अपने हाथ से, अगर अपनी मेहनत मजदूरी अगर खेती में किसान लगाए, खुद काम करे, तो 1 साल में 1 लाख तो अकेला बचा लेता है। और जिसने खेती कर ली वो खेती ही करेगा, दूसरा काम भी नहीं करेगा। तो ये थे हमारे साथ पवन कल्याण जी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान की बात। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। और अब मौसम की बात किसान के साथ। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि भौतिकी संभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सप्ताह के दौरान आसमान में सुबह के समय कोहरा रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बादलों की स्थिति 4 ऑक्टा। सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 95% और न्यूनतम 60% रहेगी। हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर उत्तर पश्चिम रहेगी। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए सभी फसलों में सिंचाई तथा किसी भी प्रकार का छिड़काव ना करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह है कि सरसों की फसल में चैपा कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। प्रारंभिक अवस्था में प्रभावित भाग को काटकर नष्ट कर दें। चने की फसल में फली छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमन प्रपंच 3-4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं, जहां पौधों में 10 से 15% फूल खिल गए हों। टी अक्षर आकार के पक्षी बसेरा खेत के विभिन्न जगहों पर लगाएं। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अगेती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को छोटी पॉलिथीन के थैलों में भरकर पाली घरों में रखें। इस मौसम में तैयार बंद गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी आदि की रोपाई मेढ़ों पर कर सकते हैं और इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों की बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं।
गोभी वर्गीय फसल में हीरा पीठ इल्ली, मटर में फली छेदक तथा टमाटर में फल छेदक की निगरानी हेतु फेरोमोन प्रपंच 3-4 प्रपंच प्रति एकड़ खेतों में लगाएं। ये था मौसम का हाल और कृषि परामर्श। धन्यवाद। तो अभी आपने जाना मौसम का हाल और अब रुख करते हैं बाजार की तरफ और जानते हैं बाजार भाव। आजादपुर मंडी से प्राप्त बाजार भाव इस प्रकार हैं। सबसे पहले लेते हैं फलों के भाव। सेब 110 रुपए प्रति किलो, अनार 60 रुपए प्रति किलो, बेर 14 रुपए प्रति किलो, किन्नू 18 रुपए प्रति किलो, मौसम्बी 40 रुपए प्रति किलो, अनानास 35 रुपए प्रति किलो। और अब लेते हैं सब्जियों के भाव। बेबी कॉर्न 60 रुपए प्रति किलो, बथुआ 20 रुपए प्रति किलो, खीरा 18 रुपए प्रति किलो, लहसुन 130 रुपए प्रति किलो, परमल 55 रुपए प्रति किलो, सेम 22 रुपए प्रति किलो और शिमला मिर्च 30 रुपए प्रति किलो। ये थे आज के बाजार भाव। धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम आपको कैसा लगता है या कैसा लग रहा है, या आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सुझाव है, इस कार्यक्रम को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, अपने कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं, आप हमें ईमेल द्वारा भी जानकारी दे सकते हैं। हमारा पता है kkbongold@gmail.com। आप साथ ही हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है किसान की बात, कमरा नंबर 612, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। दोस्तों, रेडियो के साथ साथ अब आप किसान की बात कार्यक्रम को मोबाइल ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप है ऑल इंडिया रेडियो लाइव, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। और अगर ये कार्यक्रम आप दोबारा सुनना चाहते हैं या फिर हमारे पिछले कार्यक्रम आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारे YouTube चैनल पर जाएं, जो है आकाशवाणी दिल्ली, और इन कार्यक्रमों को आप दोबारा सुन सकते हैं। तो नीलम, समय हमें इजाज़त नहीं देता कि हम आगे बढ़ें। बातचीत करने को बहुत होती है, बहुत सारे विषय होते हैं, मन करता है और जानकारी दी जाए किसानों को ताकि उनको और ज़्यादा लाभ हो, लेकिन समय का कहीं ना कहीं एक बैरियर कह सकते हैं कि है कि उससे आगे हम नहीं जा सकते। इसीलिए हम नई जानकारियां लेकर हर कार्यक्रम में आपके पास आते रहते हैं। तो दोबारा आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ। तो तब तक के लिए मुझे अरविंद को और मुझे नीलम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, खलिहानों से जब भी फसलें बाजारों तक जाएं, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए, हर किसान अपनी मेहनत की पूरी कीमत पाए। ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई नई तरकीबें अब हमको है चुननी। और श्रोताओं, अब वक्त होता है समाचारों का। आज की ताजा खबर।